ये बात है साल 1931 की। आर्कटिक ओशन के ठंडे बर्फीले पानी में एक सबमरीन तेजी से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसकी टक्कर बर्फ के एक उल्टे पहाड़ से हो जाती है। टक्कर की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि मानो ऐसा लग रहा था कि सबमरीन टूटकर बिखर रही हो। अंदर बैठे हुए सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये उनका आखिरी वक्त है, सिवाय एक आदमी के, जिसका नाम था ह्यूबर्ट विल्किंस, जो कि इस मिशन को लीड कर रहे थे। ह्यूबर्ट विल्किंस का ख्वाब था कि वो अर्थ के टॉप यानी कि नॉर्थ पोल पर ज़मीनी या हवाई सफ़र के ज़रिए नहीं बल्कि आर्कटिक ओशन के मोटी बर्फ़ की लेयर के नीचे से होकर जाएं और एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पर पहुंचकर एक ड्रिल के ज़रिए बर्फ़ को चीरते हुए बाहर निकलेंगे। साल 1930 में ये एक ऐसा काम था जो हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनका ये सफ़र कितना ख़तरनाक और जानलेवा साबित होगा, क्योंकि समंदर की अंधेरी दुनिया में सफ़र करते हुए उनके साथ कई अजीब चीज़ें हुई, जिसमें अचानक मोटी बर्फ़ की चादर के नीचे सबमरीन के कई हिस्से ख़राब होने से लेकर उसका इंजन तक बंद हो गया। यहाँ तक कि सबमरीन के अंदर सफ़र कर रहे लोग ही एक दूसरे पर हमला करने लगे और अपनी ही जान को खतरे में डालकर सबमरीन को नुकसान पहुंचाने लगे ताकि विल्किंस इस सफ़र को पूरा ना कर सके। तो दोस्तों, इन्फो बुक की दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, सदियों तक एक्सप्लोरर्स लगातार नॉर्थ पोल तक पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं। पहले उन्होंने जहाज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन आर्कटिक सर्कल की खतरनाक ठंड से जमी समंदर की मोटी बर्फ की चादर के चलते अक्सर ही जहाज़ बर्फ में फंस जाते थे। पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है, जिसकी वजह से 90s की शुरुआत में नॉर्थ पोल पर किए गए ज़्यादातर एक्सपीडिशंस मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा हुआ करते थे, जिसमें कई एक्सप्लोरर्स की जान भी गई है। दोस्तों, नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन के बीचों बीच मौजूद है और हर वक्त बर्फ से ढका रहता है, और इसकी यही बात इसको यूनिक भी बनाती है, क्योंकि साउथ पोल की तरह नॉर्थ पोल पर पहुंचने के सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, बल्कि यहाँ एक और रास्ता छुपा हुआ है जो नॉर्थ पोल के बिल्कुल नीचे मौजूद है। एक ऐसा सफर जिसमें आर्कटिक सर्कल में कई हजार किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे से होकर जाता है। और साल 1931 के दौरान अमेरिकन एक्सप्लोरर ह्यूबर्ट विल्किंस ने इस सफर के जरिए 90 डिग्री नॉर्थ पोल पर पहुंचने का सपना देखा, जो सच करने की कोशिश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अपने क्रू की जान भी जोखिम में डाल दी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 में, जब एक एयरशिप ने नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अब इंसानों ने हवा से भी नॉर्थ पोल को जीत लिया है, क्योंकि इससे पहले साल 1909 में रॉबर्ट पियरे ने भी जमीन के जरिए नॉर्थ पोल पर पहुंचने का दावा किया था। अब विल्किंस भी इसी तरह अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाना चाहता था, इसलिए उन्होंने साल 1930 के दौरान कि वो अटलांटिक ओशन पार करते हुए 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करके बर्फ के नीचे से होते हुए नॉर्थ पोल तक पहुंचेंगे, जो सफर वो सिर्फ 6 हफ्तों में पूरा करते हुए अलास्का में अपने इस सफर को खत्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, सरफेस और हवाई सफ़र से कई गुना ज़्यादा महंगा होता है समंदर के अंदर से सफ़र करना, वो भी आर्कटिक सर्कल की ख़तरनाक कंडीशंस में। अब उन्होंने शुरुआत में खुद ही कॉलेजेस में लेक्चर देकर और अपनी लिखी हुई किताबें बेचकर पैसे जमा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अब मीडिया की मदद ली, क्योंकि अगर वो अपने सफ़र में कामयाब होते तो ये मीडिया के लिए एक बड़ी कवरेज साबित होती, और इसलिए कई न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी उनके इस मिशन में इंटरेस्टेड थे, जो इस मिशन की एक्सक्लूसिव मालूमात के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। अब यहाँ कहानी में आते हैं विलियम रैंडोल्फ, जो कि एक बड़े मीडिया टाइकून थे। विल्किंस ने रैंडोल्फ के साथ एक डील की कि अगर वो उनके एक्सप्लोरेशन मिशन को फंड करते हैं तो विल्किंस उन्हें मिशन की एक्सक्लूसिव मालूमात भेजेंगे। इवन उन्हें इस मालूमात को पब्लिश करने के एक्सक्लूसिव राइट्स भी मिलेंगे। रैंडोल्फ इस मिशन की इम्पोर्टेंस को समझते थे, इसलिए उन्होंने फौरन इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए विल्किंस को उसके सफ़र के लिए एक बड़ी फंडिंग दे दी। अब यहाँ पर रैंडोल्फ की कुछ शर्तें भी थी, जिसमें सबसे पहली शर्त ये थी कि वो न्यूज़ को और भी सेंसेशनल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उनका प्लान था कि जब विल्किंस अपनी सबमरीन के जरिए बर्फ़ के नीचे से सफ़र करेंगे, तब उनके साथ साथ आसमान में भी एक एयरशिप सफ़र करेगी, ताकि जब विल्किंस सफ़र को पूरा करके बर्फ़ को तोड़ते हुए नॉर्थ पोल पर निकलेंगे, तब उनके ऊपर आसमान में भी एक एयरशिप होगी जो नॉर्थ पोल पर मौजूद होगी।
जिससे रैंडोल्फ को अपने न्यूज़पेपर में छापने के लिए एक पावरफुल हेडलाइन मिलेगी, जो कि कुछ यूं होगी: नॉर्थ पोल को अब हमने सरफेस से ही नहीं बल्कि आसमान और पानी के नीचे दोनों तरफ से भी जीत लिया है। इसके अलावा रैंडोल्फ ने विल्किंस को एक और ऑफर दिया, जिसके मुताबिक अगर विल्किंस अपनी टीम के साथ इस सफ़र को एक फिक्स्ड टाइमलाइन में कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें रैंडोल्फ की तरफ से इस सफ़र को पूरा करने के लिए $5 लाख का प्राइज़ भी दिया जाएगा, जो रकम आज के टाइम में कई करोड़ रुपयों के बराबर है। अब विल्किंस खुश थे क्योंकि अब उनके पास फंडिंग भी थी और मिशन को पूरा करने के बाद पब्लिसिटी के साथ साथ एक बड़ा इनाम भी था, जिसके जरिए वो मिशन के बाद अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। अब विल्किंस ने इस एक्सप्लोरेशन के लिए एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पुरानी सबमरीन नॉटिलस को चुना, लेकिन आर्कटिक सर्कल के बर्फीले पानी की बर्फ़ के नीचे तैरने के लिए इसमें अभी कई बड़े बड़े चेंजेस करने ज़रूरी थे, जिसके लिए अमेरिकन इंजीनियर और नावल आर्किटेक्ट सिमोन लेक ने इस सबमरीन में कई बड़े बड़े चेंजेस किए ताकि ये बर्फ़ के नीचे सफ़र कर सके। फॉर एग्जांपल, सबमरीन के आगे के हिस्से को मजबूत स्टील प्लेट लगाकर उसे कंक्रीट से कवर किया गया ताकि बर्फ़ से टकराने पर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर सेफ रहे, और इसके आगे के नोक पे पावरफुल हाइड्रोलिक सिलेंडर भी लगाया गया जो तकरार से होने वाले इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सके। इसके अलावा इसके ऊपर स्लेज रनर्स भी लगाए गए जिससे वो बर्फ़ के नीचे से आसानी से गुजर सके। 16 मार्च 1931 को 19 क्रू मेंबर्स के साथ विल्किंस ने नॉटिलस में नॉर्थ पोल के अपने सफ़र का आगाज़ किया। एक्सप्लोरेशन शुरू होने से पहले ही सबमरीन में तकनीकी मसले आने लगे, जिसकी वजह से समंदर में सफ़र शुरू करने के कुछ दिन बाद ही विल्किंस और उनकी टीम को सबमरीन रिपेयर करने के लिए वापस अमेरिका लौटना पड़ा। सबमरीन में ऐसे कई हिस्से थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, चाहे सबमरीन का इंजन हो या फिर उसमें लगाई हुई ड्रिल, जो एक टेस्ट में फेल हो चुकी थी। और ये ड्रिल सबमरीन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इस ड्रिल के ज़रिए नॉर्थ पोल पर पहुंचने के बाद बर्फ़ में ड्रिल करके विल्किंस को ऊपर सरफेस पर आना था, और अगर ये ड्रिल उस वक्त पर जाकर फेल हो जाती तो ये मिशन पूरी तरह नाकाम हो जाता। अब कई हफ्तों की रिपेयरिंग के बाद कम टाइम होने की वजह से विल्किंस ने जल्दबाजी में इस मिशन को दोबारा से शुरू कर दिया। अटलांटिक ओशन का सफ़र बहुत मुश्किलों भरा था। छोटे से शेप की सबमरीन को खतरनाक नॉर्थ अटलांटिक तूफानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल था इन 20 लोगों का वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे बनी हुई इस बेहद छोटी सी सबमरीन के अंदर जीना, जिसमें इन लोगों के लिए एक साथ बैठने तक की जगह नहीं थी और इन्हें पूरा दिन खड़े रहकर गुजारना पड़ता था। मिशन के शुरू होने के बाद से ही विल्किंस टाइम टू टाइम रैंडोल्फ को रेडियो के जरिए मिशन के सारे अपडेट्स भेज रहा था, जिसमें तय किए गए सफर के साथ साथ टाइम टू टाइम सबमरीन के हिस्से के खराब होने से लेकर एक्सप्लोरेशन टीम में मौजूद लोगों के बीमार होने की खबर भी शामिल थी। इसी तरह ये सफ़र कई हफ्तों तक चलता रहा, लेकिन अटलांटिक ओशन के तूफानों में लगातार सफ़र करते हुए अब सबमरीन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और फाइनली आर्कटिक ओशन में एंटर करने से पहले ही इसका एक इंजन बंद हो जाता है। अब ये कंडीशन कितनी ज़्यादा सीरियस थी आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि अगर इसका दूसरा इंजन भी बंद हो जाता तो ये सबमरीन इन सभी 20 लोगों का समंदर में मौजूद एक ताबूत बन जाती, और शॉकिंगली ऐसा हुआ भी। ये मिशन उस पल के काफ़ी करीब पहुंच गया था। 13 जून साल 1931 को नॉटिलस से रेडियो सिग्नल आना अचानक से बंद हो गया। कई दिनों तक किसी को भी ये पता नहीं था कि सबमरीन और उसके अंदर मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ है, जिसके बाद 15 जून को यूएसएस ने नॉटिलस को एजर्स से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बहते हुए पाया। उसके दोनों इंजन्स खराब हो चुके थे, बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी थी और सबमरीन अब आगे बढ़ने की सिचुएशन में नहीं थी। इसके बाद सबमरीन को अटलांटिक पार करने के लिए यूएसएस से टो किया गया और ये इंसिडेंट विल्किंस के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का बायस बना। अब इस शर्मिंदगी से बचने के लिए टीम के 4 मेंबर्स ने इस मिशन से अलग होने का फैसला किया और सबमरीन को एक बार फिर से रिपेयर की जरूरत थी। नई मरम्मत के लिए अमेरिका से पार्ट्स आने में हफ्तों लग गए और इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि विल्किंस अब तयशुदा वक्त में नॉर्थ पोल पर नहीं पहुंच पाएगा, यानी रैंडोल्फ की तरफ से दी जाने वाली $5 लाख की इनाम की रकम भी
अब उसे नहीं मिलने वाली। लेकिन इन सब सेटबैक्स के बावजूद भी विल्किंस ने इस तारीखी सफर को जारी रखने का फैसला किया। आखिरकार रिपेयर का काम पूरा होने के बाद 28 जुलाई को नॉटिलस ने नॉर्थ पोल का अपना सफर दोबारा से शुरू कर लिया। अब आर्कटिक सर्कल में एंटर करने के बाद सबमरीन में बार बार कई और मसले आए, लेकिन अब सबमरीन का ग्रुप इस सफर के साथ साथ इन मसलों को ठीक करना सीख चुका था। 19 अगस्त को नॉटिलस ने आर्कटिक सर्कल के ऊपर जमे बर्फ की चादर के अंदर एंटर किया। इस वक्त विल्किंस की टीम को थोड़ी सी राहत मिली और उन्होंने कुछ जरूरी साइंटिफिक डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, जहां पर विल्किंस की टीम ने एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की। उस डिस्कवरी का कहना था कि आर्कटिक सर्कल में मौजूद बर्फीले ठंडे पानी के नीचे एक गर्म ओशन की लेयर भी मौजूद है, जो कि आर्कटिक सर्कल में मौजूद एटमॉस्फेयर चेंज में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसके बाद नॉटिलस ने अगले हफ्ते तक बर्फ के नीचे से सफर को जारी रखा। अब तक ये सबमरीन आर्कटिक सर्कल में मौजूद बर्फ की चादर के नीचे ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर तक सफर कर चुकी थी और 82 डिग्री नॉर्थ की तरफ पहुंचने में कामयाब हुई थी। ये उस वक्त किसी भी सबमरीन की तरफ से किया जाने वाला सबसे पहला मिशन था। ऐसा लग रहा था कि ह्यूबर्ट विल्किंस आखिरकार कामयाब होने ही वाले हैं। अब जब दुनिया विल्किंस के इस कारनामे के बारे में पढ़ रही थी तो इस सबमरीन के अंदर हालात काफी डिफरेंट थे। असल में विल्किंस की टीम के लोग ठंड से बुरी तरह से लड़ रहे थे और थकावट की वजह से टूट चुके थे, क्योंकि सबमरीन के अंदर कोई भी हीटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ था। सिर्फ सबमरीन की मेटल लेयर ही आर्कटिक सर्कल के फ्रीजिंग पानी और इन 20 लोगों के दरमियान एक लेयर मौजूद थी और यकीनन ये लेयर इनको ठंड से बचाने के लिए काफी नहीं थी। बहुत सारे क्रू मेंबर्स बीमार पड़ रहे थे। कुछ की हालत तो इतनी ज्यादा खराब थी कि वो सबमरीन से वापस जाने और इस मिशन को खत्म करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये मिशन थोड़ा सा भी और लंबा चलता है तो इनमें से कोई भी नहीं बच सकेगा और वो सारे के सारे लोग आर्कटिक सर्कल के इस बर्फ के चादर के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। और अगर सोचा जाए तो वो लोग काफी हद तक सही भी थे, क्योंकि नॉटिलस की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। सबमरीन लगातार धीमी होती जा रही थी। उसके सारे इक्विपमेंट एक एक करके फेल हो रहे थे और फिर तभी अचानक वही हुआ जिसका सबको डर था। सबमरीन अचानक से रुक गई। 22 अगस्त 1931 आर्कटिक सर्कल की बर्फ की चादर के 1000 किलोमीटर अंदर नॉटिलस बस एक जगह रुकी हुई थी। सारे के सारे क्रू मेंबर्स ना तो उसे आगे मूव कर पा रहे थे और ना ही पीछे। सबमरीन में बैठा हुआ हर एक इंसान डरा हुआ था, क्योंकि वो सबमरीन को छोड़कर तैरकर भी बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि आर्कटिक ओशन का फ्रीजिंग ठंडा पानी उनकी कुछ ही मिनटों में जान ले लेता और अगर वो सब किसी तरह से ठंडे पानी को झेल भी लेते तब भी सरफेस पर ऊपर जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सरफेस कई फीट मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ था। ऐसे में विल्किंस ने हौसला दिखाते हुए सबमरीन को इस हालत में भी ठीक करने का सोचा। विल्किंस ने क्रू में मौजूद डाइवर को सबमरीन के नीचे गोता लगाने का ऑर्डर दिया। डाइवर्स ने जब सबमरीन के डाइविंग रूडर को देखा तो वो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि रूडर गायब हो चुकी थी। अब या तो वो किसी आइसबर्ग से टकराकर टूट गई थी या फिर जैसा कि विल्किंस को शक था किसी क्रू मेंबर ने जानबूझकर उसे तोड़कर अलग कर दिया था, क्योंकि इससे पिछली रात पूरे क्रू मेंबर्स और विल्किंस का मिशन रोककर वापस लौटने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जहां सभी लोग विल्किंस पर भड़के हुए थे और उसे वापस जाने की जिद कर रहे थे। लेकिन विल्किंस इकलौता ऐसा इंसान था जो अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरे क्रू मेंबर्स के खिलाफ खड़ा रहा। इसलिए विल्किंस को शक था कि हो ना हो इस डाइविंग रूडर को किसी ग्रुप मेंबर ने ही तोड़कर अलग किया हो। लेकिन जो भी हो, बिना डाइविंग रूडर के सबमरीन को आगे ले जाना काफी मुश्किल और जानलेवा था। अब जब इन खतरनाक हालात के बारे में विल्किंस ने रेडियो के जरिए इस एक्सप्लोरेशन को फंड करने वाले न्यूज़पेपर के मालिक तो रैंडोल्फ ने भी पब्लिकली विल्किंस से मिशन छोड़कर वापस लौटने की सलाह दी। लेकिन ये रैंडोल्फ की बस एक चाल थी, अपनी पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए, और असल में वो विल्किंस के ऊपर पूरा दबाव डाल रहा था कि उसे अपना ये मिशन किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि विल्किंस ने रैंडोल्फ से इस मिशन को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी फंडिंग ली हुई है और अगर वो ये मिशन पूरा नहीं करता तो उसे वो सारा का सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। अब आप इस वक्त विल्किंस की हालत को इमेजिन कर सकते हैं, जिसके इस ख्वाब ने उसे लगभग कंगाल और बर्बाद कर दिया था और उसी के साथ अब वो ख्वाब भी पूरा होता नहीं दिख रहा था। अब विल्किंस आर्कटिक की बर्फीली समंदर की चादर के नीचे एक लोहे की बनी हुई खराब मशीन के अंदर बैठकर ये सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए।
क्या मुझे ऑलमोस्ट खराब हो चुकी सबमरीन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और सभी लोगों की जान को दांव पर लगाना चाहिए, या फिर अपने लोगों की बात को सुनते हुए उनकी बात मानते हुए इस मिशन को रोककर अपनी जान को रिस्क में डालने की बजाय वापस लौट जाना चाहिए? ऐसा लग रहा था कि जैसे विल्किंस अब अपने होश खो बैठा है। वो जानता था कि इस हालत में सबमरीन अब नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच सकती, फिर भी हर मुश्किल के बावजूद वो अपनी जिद में और आगे बढ़ता जा रहा था। विल्किंस और उसके क्रू मेंबर्स बर्फ के नीचे कई किलोमीटर्स तक आगे बढ़े, लेकिन ये साफ था कि सबमरीन अब नॉर्थ पोल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, और ऐसी हालत में तो कभी भी नहीं। अब उनके लिए बर्फ के नीचे सफर करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। उसके बाद उसने आखिरी बार सबमरीन में लगाए गए बर्फ के ड्रिल्स को यूज करके बर्फ की चादर को तोड़कर ऊपर आने का सोचा, जिसके पीछे दो वजह थी। पहली वजह ये थी कि उनके क्रू को बर्फ के ऊपर जाकर थोड़ा ताज़ी हवा मिलेगी, और दूसरी वजह ये थी कि विल्किंस सबमरीन के ड्रिल्स को भी चेक कर लेता, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये ड्रिल्स इस सबमरीन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में से एक था, क्योंकि यही ड्रिल नॉर्थ पोल पर पहुंचने पर विल्किंस को मोटी बर्फ की चादर से बाहर निकालने वाली थी। लेकिन जब क्रू मेंबर्स ने टेस्टिंग के लिए सबमरीन को रोककर ऊपर मौजूद बर्फ की चादर में ड्रिल करके सुराख करना शुरू किया, तो घंटों तक कोशिश करने के बावजूद भी वो ड्रिल बर्फ की चादर में सुराख करने में नाकाम हुई। इस वक्त तक विल्किंस अपने पूरे हालात को अच्छे से समझ चुका था, और अब उनके पास आगे बढ़ने का कोई भी मौका नहीं था, क्योंकि इस बेकार ड्रिल के साथ आर्कटिक की बर्फ की चादर के और अंदर जाने का मतलब उनकी और उनके क्रू मेंबर्स की जान जाना तो तय है। अब इसके बाद उन्होंने अपना फाइनल फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसके बारे में विल्किंस ने इस सफर को शुरू करने से पहले कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। 6 सितंबर 1931 को रेडियो के जरिए इस मिशन की अपडेट में अपना एक लास्ट मैसेज भेजा गया। हमारा आर्कटिक एक्सप्लोरेशन का मिशन खत्म हो चुका है। इसके बाद क्रू की बात मानते हुए नोटिलस को आर्कटिक सर्कल से बाहर ले जाने का ऑर्डर देते हुए इस मिशन को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से उनका ख्वाब तो टूट ही गया, और वापस अमेरिका पहुंचने के बाद एक बहुत बड़े कर्जे का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सर ह्यूबर्ट विल्किंस के इस ख्वाब की वजह से नोटिलस सबमरीन और उनके क्रू मेंबर्स ने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा लिया। अब वो सब लोग भले ही नॉर्थ पोल तक ना पहुंच सके हों, लेकिन वो नोटिलस को आर्कटिक सर्कल में बर्फ के इतने अंदर तक ले गए थे जहां तक पहले कोई भी सबमरीन नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद विल्किंस 30 साल तक जिंदा रहे, लेकिन अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले उन्हें अमेरिका की तरफ से एक तोहफा भी मिला, क्योंकि उन्हीं के नाम पर एक और सबमरीन नोटिलस को बर्फ के नीचे से ही नॉर्थ पोल को जीतने के लिए भेजा गया, और इस बार ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा। अब साल 1958 में इस मिशन के सक्सेसफुल होने के 3 महीने बाद, यानी 30 नवंबर साल 1958 को विल्किंस ने अपनी आखिरी सांसें ली। ये पूरी कहानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, जिसमें सर ह्यूबर्ट विल्किंस ने अपनी आखिरी सांस तक नॉर्थ पोल तक पहुंचने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया। दोस्तों, सर ह्यूबर्ट विल्किंस की इस रियल स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को एडिट करने और बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।